नमस्कार, जय हिंद। आज 4 मई है। 4 मई का जो ये पवित्र दिन है वो हम जैसे इतिहासकारों के लिए बड़ा ही पूजनीय है, बड़ा ही वंदनीय है। 4 मई का ये पावन और पवित्र दिन जिसे हम प्रतिवर्ष प्रमुख इतिहासकार तथा प्रमुख पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की जन्म जयंती के रूप में हम मनाते हैं। विशेष बात यह है कि आज 4 मई 2020 है और आज 4 मई 2020 के दिन डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की जन्म जयंती के साथ साथ जन्म शताब्दी वर्ष भी है, अर्थात उनके जन्म को पूर्ण रूप से 100 वर्ष हो चुके हैं। इस जन्म शताब्दी के इस पावन और पवित्र अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उन्होंने जो जीवन में प्रमुख कार्य किए हैं और अपने प्रमुख कार्य और परिश्रम की वजह से पूरे भारत को विश्व के मानचित्र और विश्व के पटल पर एक अपनी अमिट और बहुत ही मजबूत छवि के रूप में उन्होंने उकेरने का काम किया है। इसीलिए हम उन्हें नमन और हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की बात करें तो ये एक प्रमुख लेखक के साथ साथ प्रमुख दार्शनिक भी थे, जिन्होंने भारत की प्रमुख सभ्यता और भारत के प्रमुख पुरातत्व स्थलों की खोज और सर्वेक्षण का काम किया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 मई 1919 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंदर हुआ था। ये प्रमुख इतिहासकार के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए हैं। इन्होंने जो प्रमुख खोजें की उनमें से 3 प्रमुख ऐसी खोजें हैं जिन खोजों के कारण पूरा भारत आज पूरे विश्व की पटल पर अब अपनी अमिट और अकल्पनीय छाप को छोड़ बैठा है। यहां तक कि इनके द्वारा खोजी हुई चीजों को यूनेस्को ने भी अपने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आप सभी ने नाम सुना होगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका की वे गुफाएं, जिन गुफाओं से प्रमुख पाषाण काल के शैल चित्र मिले हैं, जिनका कार्बन डेटा पद्धति के अनुसार से समय 2,60,000 वर्ष पूर्व माना गया है। दूसरी चीज की बात करें, हम दूसरी प्रमुख खोज की बात करें इनकी, तो इनकी प्रमुख खोज थी गुजरात राज्य में स्थित धोलावीरा की वह प्राचीन सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी तथा सिंधु हड़प्पाई सभ्यता काल की मानी जाती है। तीसरी प्रमुख खोज की इनकी बात करें हम तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता जो घग्गर नदी या पुरानी सरस्वती नदी के मुहाने पर बसी हुई है, यही सरस्वती नदी जो हिमालय से निकलकर गुजरात के कच्छ की रण की खाई में गिरती थी, इसी नदी के सभ्यता और इसी नदी के किनारे जो दूसरी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष भी इस नदी के मुहाने पर स्थित हैं। इन प्रमुख सभी सभ्यताओं और प्रमुख पुरातत्व स्थलों की खोज का श्रेय एक ही शख्स को जाता है जो महान व्यक्तित्व वाले हैं, पंडित विष्णु श्रीधर वाकणकर। अगर इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की हम बात करें जिनसे इनके महान व्यक्तित्व की हमें परछाई देखने को मिलती है, इनका महान प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम बात करें कि इनकी जो सर्वप्रथम जो कृति या सर्वप्रथम जो खोज रही थी वह रही थी कि जब भारत के प्राचीन इतिहास में आर्य और द्रविड़ 2 अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोगों के मध्य हमेशा आक्रमण का इतिहास जो पुराने तथ्यों में मिलता है, उन इतिहास को इन्होंने झूठा बतलाकर इन्होंने वास्तविक सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रमुख और विशेष कार्य किया था। दूसरा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर का जो संबंध रहा है वो हमेशा आरएसएस से रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से ये हमेशा से जुड़े हुए थे और इसी आरएसएस से जुड़े होने के कारण उन्होंने अपने 50 वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग को यानी इंडियन आर्कोलॉजी सर्वेक्षण को इन्होंने दिए थे और इन्होंने अपने जीवन भर इसी विभाग में अपना कार्य और अतुल्य सहयोग और योगदान दिया। आरएसएस से जुड़े होने के कारण ये हमेशा आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जाया करते थे, वनवासी क्षेत्रों में जाया करते थे और इन्होंने लगभग अपने जीवन का एक लंबा अरसा इन पिछड़ी जातियों के रूप में इनके साथ बिताया था। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक इनके जीवन शैली को समझने का प्रयास किया तथा इनके साथ वे जंगल जंगल पैदल यात्रा किया करते थे, विभिन्न प्रकार के पहाड़ों पर जंगलों में जाया करते थे और वहां की गुफाओं में ये रहा करते थे और गुफाओं में जो शैल चित्र थे उनसे इनको विशेष लगाव था, बेहद लगाव था। इस बेहतरीन शौक के कारण वे
इनसे और जुड़ते गए तथा इनका संबंध एक आत्मा का संबंध बन गया था। वे इसी शौक के कारण इन गुफाओं में रहा करते थे तथा इनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते थे। अब हम मुख्य रूप से बात करते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास में स्थित रायसेन के दक्षिण के अंदर 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित भीमबेटका का एक प्रमुख ऐसा स्थल है जहां पर भारत के नहीं अभी तो विश्व में सबसे प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। इन शैल चित्रों के प्रमाण की अगर हम बात करें, इनका समय की बात करें, तो ये पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के माने गए हैं। इनका संबंध महाभारत कालीन सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत के प्रमुख पांडव जो पूरे विश्व में प्रमुख गदाधर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं भीम, और भीम के नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ा है भीमबेटका। इस सभ्यता की बात करें हम तो इस सभ्यता को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर सम्मिलित किया है। इसका जो विशेषता है वह शैल चित्र और बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर उन सभी शैल चित्रों के प्रमाण मिलते हैं जो आज से हजारों साल पहले मानव सभ्यता का जीवन का प्रमुख आधार रही है। यहाँ के लोग खेती से अपरिचित थे। यहाँ के लोग शिकार और वन औषधि और वन्य जीव पर ही निर्भर करते थे। जो भीमबेटका है, इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसका इतना समय प्राचीन माना गया है कि वर्तमान की जो लकड़बंगे हैं वो उस समय वर्तमान के शहर के समकालीन रहे होंगे, शहर के समान रहे होंगे। और जो शहर अभी का जो शहर है वो अभी से 3 से 4 गुना बड़ा होगा। ये इस सभ्यता का प्रमुख समय का अनुरूप हम मान सकते हैं। दूसरी चीज हम माने कि इसका जो समय है वो कार्बन डेटा पद्धति के साथ अति प्राचीन माना गया है। ये गुफा भारत के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल पहाड़ी के निचले सिरे की ओर बसी हुई ये गुफा है और लगभग 640 गुफाएं ऐसी मिली हैं यहाँ पर, जो 540 से लगाकर 640 के मध्य एक निश्चित आंकड़ा है। इतनी बड़ी और इतनी विशाल मात्रा में ये गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं का एक पूरा ही समुदाय है जो लगभग 10 किलोमीटर के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये दक्षिण किनारे के विंध्याचल पहाड़ी के निचले सिरे की तरफ बसा हुआ है तथा दक्षिण भारत के सतपुड़ा की पहाड़ी की शुरू होने के मध्य ये बसा हुआ है। यहाँ पर 600 प्रकार के शैल चित्र मिले हैं, जिसके अंदर से 275 शैल चित्र ऐसे हैं जिनसे पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता तथा मध्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के मानव समाज के प्रमाण मिले हैं। मानव समाज के उन सभी जीवन यापन का अभ्यास होता है, आभास होता है, जो वर्तमान का जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। दूसरा, अगर हम इस सभ्यता के भीमबेटका सभ्यता के पुराने जो विशेषताओं की बात करें तो इस विशेषताओं में रहने वाले लोग, इस सभ्यता में रहने वाले लोग शिकार से परिचित थे, वे नृत्य भी जानते थे तथा उनके जो शैल चित्र हैं उनमें जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण मिलते हैं पशु पक्षियों के लड़ाइयों के, चित्रकला के, नृत्य कला के, शिकार के तथा दैनिक जीवन में यूज होने वाली उन सभी चीजों के जिनका उपयोग मानव अपनी मूलभूत मौलिक संसाधनों के लिए करता है। इसके अंदर यहां पर 2 से 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। पीले रंग का प्रयोग किया बहुल्यता से किया गया है, हरे रंग का प्रयोग किया गया तथा लाल रंग का प्रयोग किया गया। एक विशेष बात यह भी है कि जब मानव खेती से ही अपरिचित था तो रंगों का प्रयोग कैसे हुआ, लेकिन उस समय का आदि मानव या उस समय का मानव रंगों के लिए जानवर की हड्डियों का प्रयोग किया करता था। हड्डियों को बारीक चूरा करके उसमें जानवरों का खून मिलाकर और उनसे जो तरल पदार्थ प्राप्त होता था उससे उंगली द्वारा या किसी धातु की छड़ी द्वारा वह गुफा पर जो चित्र उकेरता था, उन्हीं चित्रों को हम आज शैल चित्र के रूप में पढ़ते हैं तथा उन पर खोज करते हैं। तो ये सभी प्रमाण प्रमुख पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा खोजा गया था। वास्तविक बात तो ये थी कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर को विशेष लगाव था इन चीजों से। वह इसी विशेष लगाव के कारण वे जंगलों में भटकते रहते थे और अचानक ही उन्हें इस प्रकार का एक विशाल गुफाओं का समुदाय प्राप्त हुआ। और जब विशाल गुफाओं का समुदाय प्राप्त हुआ तो वे उनके अंदर रम गए और उनकी एक एक बारीकियों को समझने का प्रयास किया तथा उसके ऊपर अपना पूरा जीवन खपा दिया। दूसरी हम बात करें तो इसी सभ्यता से हमें धार्मिक प्रमाण भी मिलते हैं जिनके अंदर तांत्रिक
सिद्धियों के, तांत्रिक यज्ञों के तथा नर बलि और बलियों के भी प्रमाण मिलते हैं। 7 हथेलियों के भी चित्र हैं जो उन शैल चित्रों पर उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार की प्रमुख विशेषताओं वाली ये भीमबेटका सभ्यता, जिसका समय लगभग 30,000 साल पूर्व में माना गया है। भीमबेटका के जैसे ही एक और भारत के अंदर प्रमुख एक ऐसा स्थान है जहां पर भीमबेटका के समान ही कुछ शैल चित्र मिले हैं। वह शैल चित्र मिले हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पास में स्थित दर की चट्टान में। दर की चट्टान की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो दर की जो चट्टान थी वो एक राजकीय विद्यालय था। राजकीय विद्यालय के पीछे जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के अंदर गुफाओं में स्थित थी, जो आज पूरे विश्व में दर की चट्टान के रूप में विख्यात है। विशेष तथ्य और रोचक जानकारी यह है कि उस समय उस विद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाया करते थे जिनका नाम मिलता है रमेश कुमार पंचोली। रमेश कुमार पंचोली जब बारिश के दिनों में और सर्दी के दिनों में जब बाहर बैठ के बच्चों को पढ़ाया करते थे तो अचानक ही जब सूर्य का प्रकाश उन गुफाओं की तरफ पड़ा तो उनकी भी रुचि हुई कि इन गुफाओं में क्या मैं जाकर देखता हूं। जब वे उन गुफाओं में गए और उन्होंने देखा कि उन गुफाओं की दीवारों पर, उन गुफाओं की प्राचीरों पर एक छोटे छोटे कप्यूल मिले हैं। कप्यूल का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे कप के आकार के उन पत्थरों के ऊपर छेद मिले हैं। जब उस दर की चट्टान के प्रमाणों को ऑस्ट्रेलिया की लैब में पहुंचाया गया और वहां जब उस कार्बन डेटा पद्धति के अनुसार से उसका समय निकाला तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2 लाख से लगाकर 2,60,000 साल पुराने वो कप्यूल के प्रमाण मिले हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 600 से 700 कप्यूल आज भी वहां पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम रमेश कुमार पंचोली की इस खोज ने पूरे पुरातत्व विभाग को, इंडियन आर्कियोलॉजी को हिलाकर रख दिया। जब इंडियन आर्कियोलॉजी के प्रमुख आर्कियोलॉजी वहां पर गए और वहां पर उस कप्यूल के बारे में खोज और छानबीन की तो वो पूर्ण रूप से प्रमाण यथार्थ माने गए हैं। उनका संबंध भीमबेटका की प्राचीन शैल चित्रों के समकालीन मिलता है, लेकिन विशेष बात यह है कि वहां जो शैल चित्र हैं, जो चट्टान हैं, वे बहुत ही मजबूत हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब उन शैल चित्रों के ऊपर उस कप्यूल को उकेरा गया होगा तो हजारों से सैकड़ों बार उस जब चट्टान पर प्रहार किया होगा तब जाके वो कप्यूल की आकृति मिली होगी। विशेष बात यह है कि जो कप्यूल का आकार है वो बिल्कुल एक सीधी रो में है। एक सीधी रो, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रो में उन कप्यूलों का निश्चित आकार बना हुआ है। उन कप्यूलों के आकार की हम बात करें तो 40 मिलीमीटर गहराई में बने हुए हैं तथा 6 सेंटीमीटर की वो आकृति के अंदर फैले हुए इन कप्यूलों की विशेष संख्या के कारण दर की चट्टान जो मंदसौर जिले के पास में है पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया है। दूसरी ये बात करते हैं हम, इनका जो संबंध है वो भीमबेटका से मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो समय है वो काफी पुराना है और यह एक ऐसी सभ्यता है जिनका समय काफी प्राचीन मिलता है। डॉक्टर विष्णु श्रीधरे वाकणकर की दूसरी खोज की हम बात करें, धोलावीरा सभ्यता जो वर्तमान में गुजरात राज्य के एक जिले में बसी हुई है। इस सभ्यता के उजड़ने तथा बसने तक के प्रमाण को डॉक्टर विष्णु श्रीधरे साहब ने अपनी शोध रिपोर्टों के अंदर पूर्ण रूप से पूरी व्याख्या के सहित समझाने का प्रयास किया है। द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर यह रिपोर्ट अवेलेबल है। वर्तमान में अभी कुछ समय दिनों पहले, 2 से 3 महीने पहले, द इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे, द डेक्कन कॉलेज और PGRI कॉलेज पुणे विश्वविद्यालय तथा फिजिकल लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात और यहां तक कि IIT खड़गपुर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इस धोलावीरा सभ्यता की जो बसने और उजड़ने का जो प्रमुख कारण माना गया वो सरस्वती नदी माना गया है। लेकिन इन सभी रिपोर्टों से आज से 35 साल से लगाकर 40 वर्ष पूर्व डॉक्टर विष्णु श्रीधरे वाकणकर ने पहले ही बता दिया था कि जो धोलावीर की जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की समकालीन मानी गई है तथा जब पुरानी नदी जो ऋग्वेद में जिसका उल्लेख सरस्वती के रूप में मिलता है, जिसे राजस्थान में गग्गर नदी, द्वेषवती नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी तथा राजस्थान का शोक माना गया, यह नदी जब हिमालय से निकला करती थी तो वो हिमालय से निकलकर गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती थी। इस सभ्यता के बसने का प्रमुख कारण ये नदी के किनारे मुहाने पर बसी हुई है तथा इसके विलुप्त होने का कारण भी यही था कि जब हिमालय से निकलने वाली नदी के मध्य अंदर पानी की मात्रा कम हो गई तब ये धीरे धीरे सभ्यता विलुप्त हो गई। धोलावीरा सभ्यता की बात करें तो 3800 साल पहले की यह सभ्यता
बसी हुई है, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं। और इस सभ्यता की खोज या इस सभ्यता के बारे में तथ्य सहित प्रमाण और सबूत डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने 1985 में ही दे दिए थे। दूसरी हम बात करें तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने इस हिमालय से कच्छ और रण तक का जो सफर है वो लगभग 4000 किलोमीटर तक का सफर है। और सबसे विशेष और रोचक बात यह है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब जो पूरे भारत में प्रमुख इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता के रूप में विख्यात हैं, उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। इस पैदल यात्रा और इस महान यात्रा के कारण उन्होंने हिमालय से निकलने वाली सरस्वती नदी जो गुजरात के कच्छ और रण में जाकर विलुप्त होती है, इस नदी के किनारे उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की तथा इस यात्रा के दौरान उन्होंने उस नदी के किनारे जो प्राचीन सभ्यता जो विलुप्त हो चुकी, जिनकी खोज भी नहीं हुई कभी, उन नगरों को, उन गांवों को, उन सभ्यताओं को उन्होंने बारीकी से जानने का प्रयास किया तथा उनके साक्ष्यों को भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंपा था। और उन्होंने इससे एक निष्कर्ष निकाला था कि हम जो आर्य संस्कृति या आर्य पुरुष माने जाते हैं, वे आर्य मूलतः इसी देश और इसी सभ्यता के निवासी थे। वे कहीं किसी भी बाहरी सभ्यता से आए हुए नहीं थे। उनकी ये इस प्रमुख खोज के कारण उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दूसरी बात करते हैं, दूसरी इनकी प्रमुख जो हम खोज है, जो सरस्वती नदी के ऊपर इन्होंने खोज की। सरस्वती नदी के उद्गम से लगाकर इन्होंने इनके संगम और विलय तक की जो खोज इन्होंने 1985 में ही बता दी थी। और इसी खोज करते समय इनका 3 अप्रैल 1988 को सिंगापुर के अंदर हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। यह निधन पूरे भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए एक ऐसा झटका था जो शायद इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जब इनकी मृत्यु के कुछ साल बाद इसरो ने एक रिपोर्ट तैयार की और इसरो ने एक सैटेलाइट नक्शा जारी किया जिसके अंदर सरस्वती नदी के उद्गम से लगाकर संगम तक का जो मैप इसरो ने जारी किया, उसी मैप को डॉक्टर पंडित विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने पहले ही बता दिया था। और इनका जो समय डॉक्टर विष्णु साहब ने बताया था कि 9000 ईसा पूर्व से लगाकर 4500 ईसा पूर्व का जो समय सरस्वती नदी का रहा था, उसी समय की पुष्टि आज का इसरो विभाग द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व आई हुई रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया गया है। तो ये था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब का जीवन परिचय, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपने जीवन के लगभग 50 से 60 वर्ष भारतीय पुरातत्ववेत्ता को बनकर भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंपे तथा उनकी इस बेहतरीन शौक और बेहतरीन लगाव के कारण आज उन्हें पूरा विश्व भारत का प्रमुख पुरातत्ववेत्ता, प्रमुख इतिहासकार के साथ साथ प्रमुख लेखक और दार्शनिक विचारधाराओं के रूप में उनको पूजता है। और हम जैसे इतिहासकार का प्रमुख सौभाग्य भी है कि उनके जीवन को पढ़ने का हमें सौभाग्य मिलता है तथा उनकी द्वारा की गई उन खोजों को बारीकी से समझने का मौका हमें मिला है। तो हम आज उनकी जन्म शताब्दी के इस पावन और पवित्र अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं कि उनके जैसे एक मराठी इतिहासकार ने भारत का नाम पूरे विश्व के मानचित्र और पूरे विश्व के पटल पर स्वर्णिम अक्षर से लिख दिया है। पुरातत्व विभाग का यह स्वर्णिम काल डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब की ही देन माना जाता है। तो हम सभी इन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा इनके किए हुए कार्य के कारण इन्हें हम हमेशा हमारी यादों में, हमारी स्मृति अवशेषों में इन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे तथा इनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री तथा विभिन्न ऐसे पुरस्कार से नवाजा गया है जिनके वास्तविक ये हकदार थे। ऐसे ही भारत के जाने माने पुरातत्व एक रत्न के रूप में प्रसिद्ध हुए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। जय हिंद, जय भारत।